हमला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जो सवाल आज हम उठाएंगे उसका लेना देना सीधे आपकी जिंदगी से है, आपकी जेब से है, आपकी खर्च से है, आपकी सेहत से है, और जो भी आपकी कमाई होती है वो किस तरह से आने वाले वक्त में इन कीमतों के बेहिसाब भागने से आपको परेशान कर सकती है। जी हां, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। जो 5 सवाल आज हम जिन पर बहस करेंगे वो हैं, क्या महंगाई रोकने में मोदी सरकार नाकाम हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या महंगाई रोकना सरकारों के बस में ही नहीं है? क्या सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए? क्या अच्छे दिन महंगे दिन की बन रहे हैं? महंगाई रोकना सरकारों के बस की बात नहीं है। तेल पर सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए क्या? तेल में सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से कीमतें डीकंट्रोल हुई हैं, क्या उसका सीधा फायदा मिल रहा है? क्या सरकार का पूरी तरह से अब उसमें कोई लेना देना नहीं है? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले तो मौसम की मार पड़ी, किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, लहलहाते खेत लुट गए। अब बुरी खबर दूसरी ओर से आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 98 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है और डीजल 2 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया है। कीमतों में इस बढ़ोतरी का संबंध सिर्फ तेल के लिए निर्धारित बजट की बढ़ोतरी से नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 2.5 रुपए महंगा बहुत होता है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ मैं सीधे तौर पे। अब गरीब लोग हैं, क्या करें, पूरा काम करते हैं। इधर कहते हैं मोदी आएंगे, सब बहुत अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन बहुत खराब दिन आ रहे हैं। हमारा तो रोजाना का काम है, 300-400 रुपए की पेट्रोल फूक जाती है, और इसलिए हमें तो बहुत नुकसान। हम तो मजदूर वर्ग के आदमी, वैसे रोजाना के वर्किंग करने वाले हैं। डीजल की कीमतों में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद महंगाई की मार पड़ना तय है। डीजल महंगा होने से माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी। देश में ज्यादातर माल की ढुलाई सड़क के रास्ते से होती है। ऐसे में सब्जी, फल और दूसरी चीजें महंगी होंगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, जिसका सीधा भार आम जनता पर पड़ने वाला है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला तेज हो गया है। अगर दाम बढ़े भी थे तो जो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने 4 बार में बढ़ाई, उसको घटा देते, लेकिन देश पे बोझ तो न डालते। ये सरकार तो लग रहा है कि देश को अब एक तरीके से चूसने पे लग गई है, क्योंकि अच्छे दिन तो आने वाले नहीं, तो कहते हैं जल्दी बुरे दिन ला दे देश के लिए। ये अच्छी स्थिति देश की नहीं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, क्या अरुण जेटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी को संतुलित किया जा सके? अच्छे दिन आ गए। अभी सरकार ब्रांडेड पेट्रोल पर 10 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है। सरकार ने वादा किया था कि जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो वो एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। जबकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ट्वीट किया था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से गुजरात पर करोड़ों का भार पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा कांग्रेस की अगुवाई में चलने वाली यूपीए सरकार की नाकामी का सबूत है। इससे गुजरात के खजाने पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भार पड़ेगा। हालांकि पिछले साल जून में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे थी, जो कि इस समय बढ़ोतरी के बाद 63 रुपए 16 पैसे है, और डीजल तब 57 रुपए 28 पैसे था, अब 49 रुपए 57 पैसे है। पिछले साल के मुकाबले कीमतें तो कम जरूर हैं, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रही। तो सवाल ये उठने लगा है कि महंगाई को काबू करना क्या सरकार के बूते के बाहर है? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सलमान सोज साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एससी त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आज हम नरेंद्र मोदी जी की वो ट्वीट भी उनका दिखा रहे हैं जिसमें एक वक्त पर उन्होंने यूपीए सरकार पर हमला बोला था कि जितना भी आप डीरेगुलेट कर ले कीमतों को। ये 2012 का उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा था बेतहाशा बढ़ती कीमतें यूपीए सरकार की नाकामी बयां करती हैं।
यही अब आपके लिए कहें? लेकिन आपको अंजना जी, आपके व्यूअर्स को भी पूरे हमारे कार्यकाल का 11 महीने का जायजा लेना पड़ेगा। केवल एक दिन की घोषणा से हम चर्चा करें, बाकी 11 बार जब घटा उसके बाद चर्चा ना करें, तो मैं समझता हूं हमारे सरकार के साथ अन्याय होगा मीडिया की तरफ से। क्योंकि पिछले 11 महीनों में लगभग पेट्रोल की जो प्राइस है घटी है 74 रुपये से लेकर, ठीक है, अब दिल्ली में प्राइस है 63 रुपये, 63 रुपये 16 पैसे। तो मतलब लगभग 10.5 रुपये की गिरावट आई है पेट्रोल प्राइस में। क्या ये अच्छे दिन की शुरुआत नहीं है? अच्छे दिन की अच्छी खबर नहीं है? डीजल के जो दाम है वो भी 7 रुपये घटे हैं पिछले 11 महीनों में, और पिछले 11 महीनों में 12 बार पेट्रोल की प्राइसेस में परिवर्तन हुआ, उसमें 10 बार पेट्रोल की प्राइसेस घटाए गए, केवल 2 बार बढ़ाए गए। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि आप हमारी सरकार, और दूसरा जो ओवरऑल, ठीक है, इस पे लौटेंगे सर, इस पे लौटेंगे, के रहते हुए, ठीक है, इस पे लौटेंगे। सोच साहब आंकड़े मेरे सामने हैं। जब आप गए थे सत्ता छोड़कर, 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था, तब दिल्ली में ही कीमत 71 रुपए 51 पैसे थी। अभी बढ़ने के बाद भी 63 रुपए पर है दिल्ली में। तो फिर देखिए अंजना जी, आपको अगर आप पूरी इस पिक्चर को देखें ना, जब क्रूड जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जिससे फिर अल्टीमेटली पेट्रोल और डीजल बनता है, यूपीए के टाइम में तकरीबन $110-115 के करीब बैरल था। एनडीए के टाइम में तकरीबन 50 रुपए से भी नीचे आया, अब थोड़ा 50 के ऊपर पहुंच गया, 60 से अभी नीचे है। आप मुझे बताइए, इतनी कटौती आपके क्रूड ऑयल में हुई और आपके फाइनल प्रोडक्ट जो है डीजल और पेट्रोल, उसमें उतनी तो कमी है नहीं। 71 से आप 63 पे आ गए, वो तो उतनी कमी नहीं है जितनी क्रूड ऑयल में गिरावट हुई। वो कहां गया? वो हुआ ऐसा, इन्होंने एक्साइज काफी पैसा जमा कर लिया है। ये इस टाइम पे एक्साइज का पैसा इतना जमा कर रहे हैं जिस टाइम पे इस मुल्क में एक हिसाब से क्राइसिस है। जो अब ये बढ़ा है, जैसे पेट्रोल का प्राइस 4 रुपए पर लीटर बढ़ा, डीजल का, खासतौर से डीजल का 2.5 रुपए पर लीटर बढ़ा, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे ऐसा ऐसा पूरे इकोनॉमी में पड़ेगा। ठीक है, तमाम चीजों इस टाइम पे इनको जो गरीब लोग गाँव में इस वक्त परेशान है, उनके लिए उनको थोड़ा ये टैक्सेस को रिलैक्स करें ताकि उन पे इस वक्त इंपैक्ट ना पड़े, जिसमें बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो आपने नहीं किया वो ये करें। अच्छा, देखिए सरल भाषा में बताता हूँ, जब मोदी जी की सरकार आई तो आते ही जो उन्होंने कुछ शुरुआती फैसले लिए, उसमें एक बहुत अहम फैसला लिया जिसे कहते हैं फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन, कि जो देश में जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का दाम होगा, उसे अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में जिस रेट पे तेल बिक रहा है उससे डायरेक्टली लिंक कर दिया जाएगा। यदि वहां बढ़ेगा तो डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ेंगे, वहां घटेगा तो डोमेस्टिक प्राइसेस कम होंगे। सरकार का कोई लेना देना नहीं। हाँ, ताकि सरकार का कोई लेना देना नहीं, सरकार नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार से डीरेगुलेशन हुआ है, इसे कहते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये उन्होंने कहा हम कंप्लीट फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन हमने कर दिया। जेटली साहब ने आते ही वित्त मंत्री बने, उन्होंने फैसला ले लिया। अब जब इनकी सरकार बनी तब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में दाम थे $110-115 प्रति बैरल, वो घटकर 45 तक आ गया, यानी कि $45 प्रति बैरल, यानी कि 60% का गिरावट आ गई। हमारे डोमेस्टिक बाजार में केवल 10% की गिरावट आई। और जितनी बार भी तेल के दाम घटते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, मुनाफा बढ़ा देते हैं, डीलर मार्जिन बढ़ा देते हैं, कॉस्ट मार्जिन बढ़ा देते हैं, ताकि जो भी पैसा जो आपकी जेब में बचना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हुए हैं, वो आपकी जेब में नहीं आता। ये एक साल में एक्साइज ड्यूटी कितनी बार बढ़ाई है? 4 बारी बढ़ाई है, जहां तक मेरी जानकारी है। और यदि साहब बताएंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो। 4 बारी तो मैं आपको गिनवा सकता हूं कब का बढ़ाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक चीज और मैं जोड़ दूं अंजना जी, आपको याद होगा जब मोदी साहब कैंपेन कर रहे थे हमारी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, तो उन्होंने कहा, बस एक बात जोड़ूंगा, उन्होंने ये कहा कि भैया अब मेरे आते ही अंतरराष्ट्रीय तेल के दाम देखो कहां गिर गए, मैं हूं अच्छी किस्मत वाला, अच्छी किस्मत वालों को लाओ, बुरी किस्मत वालों को छोड़ो। अब वो किस्मत कहां चलेगी? अब वो बुरी किस्मत वाले हो गए क्या? त्रिपाठी साहब, बड़ी तस्वीर आपसे इसलिए समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत भ्रम है लोगों के मन में। सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया, सरकार हट गई। क्या पूरी तरह से सरकार हट जाती है, आपस में बातचीत होती है? और ये जो एक्साइज ड्यूटी में आप फायदा दे सकते थे, अगर वाकई 50% से भी नीचे कच्चे तेल की कीमतें गई थी, ये सीधे कंज्यूमर को देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको समझना पड़ेगा
क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम और हाँ। उस पर टैक्स और सब्सिडी का मामला जो है पूरा वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो पहले हम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देते थे और हम जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी करीब 150-160 बिलियन डॉलर ये जो है हम डेफिसिट करते थे। तो जब इनके दाम घटे तो सरकार को बहुत बोनांजा मिला। बोनांजा क्या मिला कि 2 लाख करोड़ रुपए करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हो गई, जिससे कि रूपी जो डेप्रिसिएट होता है डेप्रिसिएट नहीं हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ पेट्रोल से ही भर जाएगा, मतलब मैं भरपाई करूं सरकार के करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट तो कंट्री का हुआ, रूपी पर असर आता वो नहीं हुआ। लेकिन उससे बड़ा असर जो सरकार की वित्तीय व्यवस्था में हुआ वो ये हुआ कि सरकार को करीब 50-60 हजार करोड़ रुपए जो सब्सिडी दे रही थी पेट्रोल डीजल पे और केरोसिन और एलपीजी पर, वो फायदा हुआ। जो बाकी कंपनियों से भी ले रही थी 50,000 करोड़ रुपए, तो वो फायदा हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, ये कहना चाह रहे हैं ना? एक और फायदा हुआ। इसके अलावा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 7-8 रुपए पर लीटर बढ़ा दी पेट्रोल डीजल पे। उससे 60,000 करोड़ रुपए का और फायदा हुआ सरकार। तो सरकार का जो वित्तीय घाटा था आम आदमी की जेब वो में बहुत कम हो गया और सरकार ने वित्तीय घाटा कम किया उससे। 4 बारी तो मैं आपको गिनवा सकता हूं कब कब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। पूरी अर्थव्यवस्था। हाँ राव साहब ऐसे माहौल पूरा बन गया है। जरा एक बाइट है मेरे पास नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में। अरे सर आपसे जवाब लूंगी ना। दिल्ली में उन्होंने ये कहा था, अगर हम चला दें उसको, जिसमें वो नसीब से उसे जोड़ रहे थे, जरा सुना देते हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अब तो सुन भी लिया हमारे दर्शकों ने भी, आज भी बहुत, लेकिन टाइमिंग आज के हिसाब से ये चलाने वाली बात है नहीं। बहुत अलग अलग चीज करा देती है व्यक्ति से। जब कीमतें घटी तो उसका श्रेय दिल्ली में लोगों के बीच ले लिया, अब जब कीमतें बढ़ी हैं तो फिर उसको भी अपने सिर आंखों पर रखिए ना। देखिए, जो मोदी जी का जो बाइट आपने अभी सुनाया था, क्या उसमें हर एक सेंटेंस सही नहीं है? उन्होंने यही जनता से पूछा, क्या पेट्रोल प्राइसेस घटे हैं, नहीं घटे हैं हमारी सरकार आने के बाद? आज भी घटे हैं। आज की आप प्राइस से कंपेयर करें, तब भी जब हम सत्ता में आए तब से 10 रुपये तक गिरावट है। तो उन्होंने, मोदी जी ने जो उस दिन कहा वो आज भी लागू होता है। एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाया? अच्छा देखिए, मैं आपको एक विषय को समझना पड़ेगा। सरकार के पास नहीं, देखिए जो फिस्कल डेफिसिट जो चिदम्बरम साहब ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट करके गए थे, उन्होंने 4.1% नंबर दे करके गए थे, बट वो पूरा एक धोखा था। एक्चुअल जो फिस्कल डेफिसिट की आंकड़े थे वो कम से कम 6.5% थे। यदि नया रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन नहीं होता है, यदि एक्सपेंडिचर आप कम नहीं करते हैं, आपकी फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए 14-15 के लिए अर्थव्यवस्था के हित में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला है। ठीक है, इसलिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन जरूरी है सरकार के लिए। जरूरी है। चड्डा साहब जल्दी से सोच साहब आ रही है उसके बाद जल्दी से। अर्थव्यवस्था, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, ये सब जो सरकार को तब याद आता है या एक राजनीतिक दल को तब याद आता है जब लोकसभा में उनका आंकड़ा 250 सीटों के ऊपर पड़ जाए। जब आप विपक्ष में थे तब तो आप ट्वीट करते थे कि ये तो बदकिस्मती है, ये इनकी हताशा है, इनकी हार है कांग्रेस पार्टी की, फलाना की। एक सब्सिडी वाला रास्ता है। नहीं, आम आदमी पार्टी के पास तो एक सब्सिडी वाला रास्ता है। सब्सिडी तो शॉर्ट टर्म मेजर है ना, हाथ में लोई में ये फेंकूंगा, अर्थव्यवस्था जाए बात। आप भी जानती हैं जना जी, वो शॉर्ट टर्म मेजर है। जो बिजली कंपनियां घोटाला कर रही हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी। और हमने क्या वादा करा, 1 मिनट मेरे को समय दे दीजिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमत बढ़ने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कैस्केडिंग इफेक्ट, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्ट, उसका तमाम चीजों पर, खाने पीने की चीजों पर हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, फसल की बर्बादी हुई है, लोग रो रहे हैं, किसान भी रो रहा है।
उसके बाद जो अनाज है वो भी स्टोरेज में, जिस तरह से हजारों करोड़ टन अनाज बर्बाद होता है हर साल इस देश में, इन सब के बीच इन कीमतों के बढ़ने का क्या फर्क पड़ सकता है आपके हमारे जीवन में, इसी पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं। नरसिम्हा राव साहब, चूंकि इस बार हमें बड़ा वक्त मिलेगा बातचीत करने का, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपने कहा हाँ, हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है, अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना है, इसीलिए जब जब कीमतें घटी हमने एक्साइज ड्यूटी 2-3 बार, हालांकि ये आंकड़े हैं हमारे पास, 4 बार बढ़ाया आपने। सवाल मेरा आपसे यह है कि आज कीमत बढ़ी है, आज आम आदमी के हक में क्या आपकी सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाएगी? अंजना जी, हाँ। जब जनता केवल एक प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने से घटाने से नहीं, पर लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली पर ओवरऑल इन्फ्लेशन उनको असर करता है। यदि आप देखें पिछले 11 महीनों में, तो साहब आप पेट्रोल डीजल खूब बोलते थे, तो उस समय क्या झांसा दे रहे थे? नहीं, बिल्कुल, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। हाँ। डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। आज इन्फ्लेशन की दर क्या है? आज होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्च 2015 का -2.33% है और लगातार 3 महीनों से ये घटते आ रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स घट रहा है। इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले 11 महीनों में इन्फ्लेशन मैनेजमेंट रही है और होलसेल प्राइस इंडेक्स जिस कद पर कांग्रेस के कार्यकाल में ये 6%, 7% से कभी नीचे आती ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल एक बार दोनों से रिएक्शन इस पर ले लो। ओवरऑल इन्फ्लेशन घटा है। राघव चड्ढा जी, अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है जो शायद आपकी पार्टी को समझनी भी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो सब्सिडी का आसान रास्ता दिखता है। पोल के वक्त, इलेक्शन के वक्त जितने वायदे करने हैं कर दो, बाकी फिर सब्सिडी मतलब मेरा ही पैसा मुझे ही दूसरी तरफ से आप घुमाकर हाथ में थमा देंगे और कह देंगे अपनी पीठ थपथपा कर कि हमने तो जी देखिए सस्ता कर दिया। अर्थव्यवस्था कौन ठीक करेगा? क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट को भी वो देखे? अंजना जी, पिछले 1 साल में, पिछले 12 महीने में इस देश के अंदर 2 बड़े राजनीतिक निर्णय सामने आए। 16 मई को मोदी जी की सरकार बनी भारी बहुमत से, 10 फरवरी को हमारी सरकार बनी भारी बहुमत से। इन्होंने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख लीजिए कहाँ महंगाई है, टमाटर किस भाव पे, अरहर की दाल किस भाव पे। ये इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स तो इंक्रीज दिखाता है, दाम कम थोड़ी हुए हैं। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, तमाम तरीके के, और कैस्केडिंग इफेक्ट किसानों पर क्या पड़ा वो सब बात है। दूसरी तरफ आपने हमारी सरकार की बात करी, हमने 2 अहम वादे करे। बिजली के बिल आधे, पानी मुफ्त आते ही कर दिया। साफ तौर पे कहा कि जो सब्सिडी, साफ कहा और छोटी सी चीज कही कि जो सब्सिडी है ये शॉर्ट टर्म सब्सिडी है। बिजली कंपनियों ने जितना घोटाला करा हुआ है उसकी सीएजी जांच हम करवा रहे हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी, आप खुद देखेंगे 50% से और कम नीचे आएंगे बिजली के दाम। तो ये जो सब्सिडी का मॉडल है ये परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म मेजर है। पहली चीज, आपने तो वाईफाई पे कुछ कहा था, फिर आप लोग वाईफाई पे देखिए, ये कौन कह रहा है? वाईफाई बोला अगले साल भी मत करो। कल की अखबार में छपा था कि वाईफाई जनवरी के महीने में शुरू हो जाएगा पायलट बेसिस पे, और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी दिल्ली में वाईफाई। देखिए, आप आज मूल्यांकन करिए उस सरकार का जो 1 साल पहले बनी थी। वादे क्या करे थे कि जी महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, राम राज्य आएगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज नितिन गडकरी जी का नाम आ रहा है सीएजी की रिपोर्ट में उनकी पूर्ति कंपनियों के बारे में कि 12 करोड़ रुपए खा गए। तो कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कहां महंगाई खत्म हुई? हमारी सरकार बनी 2 महीने पहले, हमने बिजली के दाम कम करे, किसानों को 50,000 रुपए पर हेक्टेयर बेनिफिट दिए, पानी के दाम कम करे। जो जो चीजें हमने कहा, हमने एक एक करके डिलीवरी शुरू कर दी। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, ये क्यों नहीं जवाब देते? राव साहब से जवाब इसका लेंगे, लेकिन सोच साहब एक बार आपके पास भी मैं आ जाऊं, क्योंकि आपने तो इस देश को 10 सालों तक एक महान अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाकर सौंपा। रुपया रो रहा था डॉलर के मुकाबले। कैसी हालत इस देश की अर्थव्यवस्था की हो गई थी, हम इंटरनेशनल रेटिंग्स में कहां पर पाताल में घुस गए थे, ये पूरे देश ने देखा है। अब आप जब ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर वो समझें या पेट्रोल डीजल क्यों बेकाबू है, तो सवाल आपकी भी क्रेडिबिलिटी पर उठता है ना कि आप किस हक से पूछ रहे हैं जब आप खुद नाकाम थे। हमारा पूरा हक बनता है, क्योंकि देखिए ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि रुपया तो इन्होंने आईसीयू पे बिठा दिया, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया, यही कहते थे ना। हाँ। तो आप कौन सा रुपया कहां पर है इस वक्त? आप जरा देखिए ना, 64 रुपए की तरफ पहुंच रहा है ना। एक सेकंड है, मुझे भी बोलने दीजिए, आपकी मैंने बहुत बातें सुन ली। हाँ। अगर जीवीएल ये कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ, मैं मानता हूं। हाँ। ये कहेंगे रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कम हुआ, मैं वो भी मानता हूं, लेकिन कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी तो है नहीं। ये तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस इतने कम हुए तो उसकी वजह से किस्मत हुई। ठीक, आप ये बताइए, इनसे पूछिए फूड प्राइस इन्फ्लेशन, फूड प्राइस वो कम हुआ क्या? अगर आप बाजार जाएंगे, अगर जीवीएल हम भी तो सब्जी खरीदते ना।
हम भी तो खरीदते ना, आप जाओ ना, आप पूछो किसी से। एक सेकंड जीवीएल, मैंने आपको टोका नहीं ना, आपको नहीं टोका मैंने, मेरी बात सुनिए। जो आप किसी से भी पूछे जीवीएल, वेजिटेबल प्राइसेस थ्रू द रूफ, आप कहीं भी जाइए, लोग कहेंगे बहुत महंगाई है, खाने पीने की चीजों में महंगाई है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन है। दूसरी बात जीवीएल, जो अभी आपने ये डीजल प्राइस इंक्रीज किया, आप देखिएगा इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा, खास तौर से उन लोगों पे ज्यादा पड़ेगा। अब विपक्ष में आते सारे नेता सब समझ जाते हैं, जो रूरल सेक्टर्स में, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो वैसे एग्रेरियन क्राइसिस में है, उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस वक्त आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर ये करना चाहिए कि आपको एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए, वो पैसा आपको कॉम्पेंसेशन की तरह, वो कॉम्पेंसेशन के थ्रू फार्मर्स की तरफ, किसानों की तरफ पहुंचाना चाहिए, ताकि उनकी थोड़ी सी जो इसमें बहुत हालत खराब है, वो शॉर्ट टर्म में आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी समझनी, लॉन्ग टर्म तो है, आप शॉर्ट टर्म से तो बचाइए लोगों को, फिर आप लॉन्ग टर्म की तरफ चल पाएंगे, नहीं तो आप ना शॉर्ट टर्म करेंगे ना लॉन्ग टर्म करेंगे। साहब, मूडी की रेटिंग देखिए आपने, मूडीज की रेटिंग जो आपके वक्त पे नेगेटिव थी, वो पहले स्टेबल की और अब पॉजिटिव कर दी है, ये क्या बताता है? मैं आपको बताता हूं, मूडीज, S&P, फिच, ये सब की बातें मैं आपको बताता हूं। ये तो वही रेटिंग्स एजेंसी हैं जिन्होंने अमेरिका को कहा कि आपकी तूफान की रेटिंग है, और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में, फिर क्या हुआ? फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, ये मूडीज, इन सब के तो बुरा हाल था, नोबडी बिलीव देम। अच्छा, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, हमारी ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को तो बुरी हालत कर दी थी। दे वर सूड। आप क्या कहती हैं मुझे? मैं वहां था, हाँ। इनके तो मुकदमे लगे हुए हैं। आप क्या कहती हैं मुझे? आई नो ऑल अबाउट S&P एंड फिच एंड मूडीज, लेकिन असली बात यह है, मैं गवर्नमेंट को मशवरा देता हूं, मैं एक से जीवीएल आपको मशवरा देता हूं, आपके लिए कहता हूं, या इस मुल्क के लिए कहता हूं कि आपको शॉर्ट टर्म में एक्साइज ड्यूटी को कम कीजिए। आपने जनवरी तक, ठीक है, जवाब ले लेना जरा, सोच साहब जवाब ले ले उनसे, जल्दी से कुछ कीजिए। जीवीएल साहब, सलमान को मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी के एडवाइस के बिना हम 11 महीने इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और इकोनॉमी मैनेजमेंट हमने बखूबी किया है। और फूड प्राइस, नहीं सुन लीजिए, फूड प्राइस इंडेक्स, नहीं सलमान, आप फूड इन्फ्लेशन की बात कहते थे, आप सुन लीजिए ना, मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। फूड इन्फ्लेशन की आपने जिक्र किया, फूड इन्फ्लेशन मार्च में 6%, 6.3%, और आपके कार्यकाल में एक साल पहले आपके समय में 14% था। सो लगभग आधा, आधा से कम। तो इसलिए हमको तो लोगों ने बोल दिया ना, तो हमको तो लोगों ने सजा दी। इसलिए सरकार की नीतियां, हमारी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी काम कर रही है। और एक अंजना जी, एक इम्पोर्टेंट विषय है, 60% से ज्यादा लोग जो है वो कहते हैं सलमान, गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। क्या आप चिदम्बरम साहब का जो नसीहत है, लास्ट संडे इंडियन एक्सप्रेस में चिदम्बरम जी ने ये लिखा था कि अभी इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, इसका असर, बुरा असर होने वाला है इकोनॉमी पर। हाँ। तो मैं सलमान से सुनना चाहता हूँ, क्या सलमान आप चिदम्बरम से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, फिर आप बात नहीं समझते फिर पूरी चिदम्बरम जी की। अरे चिदम्बरम जी की आपको बात समझ नहीं आई? ये सब बातें अवश्य करते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बट आप आम आदमी से पूछे क्या आलू, प्याज, टमाटर, अरहर की दाल, इनके दाम कम हुए कि नहीं? अरहर दाल में, अरहर की दाल, जीवीएल साहब, दालों की कीमतें बेतहाशा। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, अभी तो गेहूं जिस तरह से बर्बाद हुआ है देश में, अब और कीमतें कैसे भागेंगी बेलगाम डीजल की कीमतों में इजाफे से? दो चीजें और होंगी, एक तो जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी छोड़ दीजिए, आम आदमी तक पहुंचिए। तो दो चीजें और होंगी, मैं बस बात दो चीजें और होंगी। एक तो जो आपने सेगमेंट के शुरुआत में, एक सेकंड साहब, चड्डा साहब कुछ बोल रहे हैं, आपने सेगमेंट की शुरुआत में जो चीज कही, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये जो दाम बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के, इसका सीधा सीधा असर इन जो सारी जो चीजें हम बात कर रहे हैं, दाल, प्याज, सब्जी, इन सब पे पड़ेगा। और किसान की कमर तोड़ेगा। पहले ही किसान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, अनसीजनल रेन है, अब और कमर टूटेगी, उसको और पैसा देना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक व्यवस्था कोई राजनीतिक बिंदु नहीं है। इकोनॉमी में जो सॉल्यूशंस हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, और ये इस गवर्नमेंट को ये एक तरीके से इन्हें एक विंडो मिला है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं, अपने फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करें। लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, जैसी कि प्रोग्नोसिस है, हो सकता है साल भर बाद फिर दाम
इनके क्रूड ऑयल के बहुत बढ़ेंगे और इस समय एग्रीकल्चर डिफिकल्टी में है। गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी एक्साइज ड्यूटी में कटौती सही फैसला नहीं होगा अर्थव्यवस्था इनको के अपने मद्देनजर? खर्चे कम करने पड़ेंगे, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जीएसटी आदि को इनको देखना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी ये सब डिसीजन ले, वरना अगले साल तक व्यवस्था ज्यादा खराब हो जाएगी। एक सवाल मैं पूछता हूं, आज सब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत सरकार ने एयर इंडिया को 600 करोड़ रुपए देने हैं क्योंकि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको वीवीआईपी सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें फिस्कल डेफिसिट कहीं नहीं होता। आज भी 32 एमपी अशोका 5 सितारा होटल में रह रहे हैं, उनके 35 करोड़ का बिल दे रहा है, तब फिस्कल डेफिसिट नहीं नजर आता। इस प्रकार की जो फंडिंग होती है ये लोग करते हैं। उद्योगपतियों को 6000 करोड़ के लोन दे दिए जाते हैं, इनके जो सब बहुत ही प्रिय पूंजीपति हैं, तब फिस्कल डेफिसिट नहीं दिखता। जब किसानों को राहत देने की बात आती है, पेट्रोल के दाम कम करने की बात आती है, तो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सामने आ जाता है। राव साहब जल्दी से, ये आपका झूठा प्रचार है। किसको 5000 करोड़ रुपया दे दिया, 6000 करोड़ रुपया, ये इस तरह के जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति आपका। अरे सर, अरविंद केजरीवाल की राजनीति नहीं है। आपने एसबीआई से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया कि नहीं कराया? अदानी से 6200 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने उस लोन को मना कर दिया, तमाम अंतरराष्ट्रीय बैंक ने उस लोन को मना कर दिया। आप लोगों ने वो पास करवा दिया लोन। आप जो कहते हैं वो नहीं है। नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कि नहीं हुआ? सबके ऊपर इल्जाम क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इसमें थोड़ा सा भी तथ्य नहीं है। सभी आरोप जीवीएल साहब चूंकि आप पर लगे हैं, आपकी सरकार पर लगे हैं, वक्त की बहुत कमी है, जल्दी से आपका जवाब सभी सवालों पर। अंजना जी, जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी सफलता इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में रही है। और प्राइसेस और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हम लगातार कम किए हैं। एक आध बार बढ़ाना पड़ा क्योंकि मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्राइसेस बढ़े हैं और एक्सचेंज रुपी वीक होने के कारण भी बढ़े हैं। बट लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे पिछले 11 महीनों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इस सरकार की जो पहले 11 महीने में जो सफलता रही है, इससे कोई दूसरी सरकार पिछले कई दशकों में डीजल के दाम बढ़ने से भी वो अच्छे दिन आएंगे ना साहब? बस ये बता दीजिए, जादू की छड़ी अभी भी है ना आप लोगों के हाथ में? अच्छे दिन आ रहे हैं ना? कितने दिन में आएंगे ये भी जरा बता दीजिए। आप इस सवाल में मैं आपसे, अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सभी दर्शक खुद सोचें क्या हालात थी इस देश की 1 साल पहले और किस प्रकार की चर्चा होती थी, किस प्रकार की गवर्नेंस रही सरकार में। केवल इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार भ्रष्टाचार लगातार चलती थी। जीवीएल साहब, केवल इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप लोगों ने जब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हुए, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया और वो जो मुनाफा था वो जनता को नहीं दिया। तो अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में थोड़े से दाम अगर बढ़े हैं, तो क्या अब आप एक्साइज ड्यूटी को कम कर वो जो मुनाफा है वो आम आदमी, आम औरत की जेब में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।